this exclusive conversation with a very special guest who has a deep understanding of the financial markets and he knows how to make money grow. Joining me is Mr. Nilesh Shah, Group President and Managing Director, Kotak Mahindra Asset Management Company. Welcome, Mr. Shah, to the show, and thank you so much for taking out time, sir. Thank you for inviting me over here. So it's a pleasure hosting you, sir. Starting with the market, sir. अगर हम दिवाली से अब तक देखें तो एक अच्छा रनअप हमने देखा. लार्ज कैप्स में ही नहीं, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया पूरे बाजार को. लेकिन अब कुछ पेसिमिज्म सा लौट गया है बाजारों में और अब जो चैलेंजिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं सर, विद मेनी वेरियस हेडविंड्स, उसमें अब इजराइल की जो जंग है वो भी जुड़ चुकी है. इन्फ्लेशन के आंकड़े जो कम नहीं हो रहे हैं, जो एलिवेटेड लेवल्स पे है, वो भी एक दिक्कत बना हुआ है. यूएस फेड की तरफ से कुछ क्लियर सिग्नल्स नहीं मिल रहे. रिसेशन की बातें चल रही है. क्रूड ऑयल को लेके अब कुछ परेशानियां बढ़ रही है. ऐसे में आपका आउटलुक क्या है मार्केट के लिए? अगले एक साल में आप मार्केट को कैसा पैन आउट देंगे? सो गीतू, जनरली तेजी के बाद मंदी आती है, पूनम के बाद अमास आती है. वैसे ही मार्केट में उतार चढ़ाव आना बहुत स्वाभाविक है. इनफैक्ट हमें तो आश्चर्य है कि इतने सारे खराब न्यूज की भरमार में भी हमारी मार्केट टिकी हुई है. ऑयल के दाम $70 से ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट पे पहुंच गए. यूएस में ब्याज की दरें, एक समय लग रहा था सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में रेट में कटौती होगी, एक्चुअली अब बढ़ोतरी हो रही है. जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी आगे पीछे हो रहा है एंड मोर इम्पोर्टेंट इलेक्शन 2024 सर पे खड़ा है. सारी चीजें मार्केट को पता है, उसके बावजूद मार्केट यहाँ पे खड़ा है. इसका दो नतीजा हो सकता है, दो मायने हो सकते हैं. पहला ये कि मार्केट को कुछ पता नहीं है और ये जोर से करेक्ट हो जाएगा. हमें लगता है कि जो हमें मालूम है मार्केट को तो पता ही होगा. दूसरी चीज ये है कि मार्केट में लंबे समय वाले निवेशक बहुत आ गए हैं. उन्हें पता है कि आने वाले 3, 6, 9 महीने ऊपर नीचे होंगे, लेकिन जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, उसे मिस नहीं करना चाहिए. मेरे हिसाब से आज मार्केट इस सिचुएशन में है कि डिस्पाइट बैड न्यूज वो टिका हुआ है बिकॉज उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भरोसा है. मेरे को ये याद है कि मैं पिछले 2 साल से आपसे लगातार बात करती हूँ और आप काफी ऑप्टिमिस्टिक है इंडिया ग्रोथ स्टोरी को लेकर. ऑप्टिमिज्म क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमने बाकी सारे मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है वो किसी से छिपा नहीं है. हमारी इकोनॉमिक सिनेरियो जो है वो काफी पॉजिटिव है, काफी बॉयंट है और 7 ट्रिलियन 2030, 50 ट्रिलियन बाय 2050 ये हमारे टारगेट्स है हमारे देश के लिए. और अगर ऐसा है और हम ऑप्टिमिज्म अगर हम बरकरार रखते हैं सर, देन विच आर द सेक्टर्स जो आपको लगता है कि मे बी इस समय अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में बहुत स्कोप है उनमें एंड दे आर वेल पोजीशन्ड? तो पहला सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का है. इन्होंने अच्छा किया है कुछ क्षेत्र में, बट कुछ क्षेत्र जैसे केमिकल्स हुआ वहां पे अच्छा नहीं किया है. हमें लग रहा है कि दुनिया भर की कंपनियां चाइना से अपना सप्लाई बेस दूसरे देशों में शिफ्ट करेगी. भारत भी उसमें हिस्सा लेगा एंड बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स में भारत नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई करेगा बट ऑल्सो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करेगा. सो वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लोकल और ग्लोबल मार्केट को कवर कर रही है, वहां पे निवेश करने का अच्छा मौका है. चाहे वो हेवी इंजीनियरिंग हो, कैपिटल गुड्स हो, केमिकल्स हो या फिर सिंपल चीजें जैसे टेक्सटाइल्स या वो टाइप की सिक्लिकल इंडस्ट्री भी हुई. ये ग्रोथ के लिए हमेशा पैसों की जरूरत रहती है और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 1-1.5 साल से उतना अच्छा नहीं किया है प्राइवेट सेक्टर में जितना पब्लिक सेक्टर बैंक में हुआ है.
तो मुझे लगता है कि अब वैल्यूएशन वाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अच्छे लेवल पे आ गई है। भारत की ग्रोथ तभी होगी जब फाइनेंशियल सेक्टर उसे फाइनेंस करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आने वाले समय में अच्छे निवेश के मौके मिल सकते हैं। नीलेश सर, आप आपने आपने अभी बात की पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की। अगर हम देखें इस पूरे दिवाली से अब तक के आंकड़े, तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस ने सबसे ज्यादा गेन्स दिखाए हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं निवेशकों को। लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं उसमें हालांकि एनपीएस को हमने काफी अच्छे से संभाल रखा है, और हम ये मानते हैं कि एनपीए साइकिल जो है वो बॉटम आउट हो रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स आर गोइंग हायर, एंड जिस हिसाब से आंकड़े बता रहे हैं, इन्फ्लेशन अगर एलिवेटेड लेवल्स पर रहती है तो हमको जो ऊपर के ब्याज दर है उनसे ज्यादा जूझना पड़ेगा लंबे अवधि के लिए। तो ऐसे में आपको लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में वैल्यूएशंस इस समय कैसी है? इन लेवल्स पे रियली वन शुड एंटर? पीएसयू बैंक मेरे हिसाब से अपनी फेयर वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे डिपॉजिट फ्रेंचाइज बहुत अच्छा होता है, और जब लिक्विडिटी टाइट होती है तो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। दूसरा, क्रेडिट साइड के ऊपर आजकल एकदम सिंड्रेला पार्टी टाइम चल रहा है। सारे जी लोग अपने ड्यूज टाइम पे पे कर रहे हैं, और उस जी वजह से क्रेडिट साइड के ऊपर पीएसयू बैंक की हालत बहुत अच्छी है, और ये दोनों चीजें उनके प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। बट जी आने वाले समय में उन्हें अपने कैपिटल बेस को सुदृढ़ करने के लिए डाइल्यूट करना पड़ेगा। जैसे जैसे सप्लाई आएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भाव सेटल होने लगेगा। आज की तारीख में बहुत सारे पीएसयू बैंक ऐसे हैं जहां पे पब्लिक फ्लोट बहुत कम है, और उस वजह से भी शायद उनके दाम अपनी फेयर वैल्यू से थोड़े ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो जी। मेरे हिसाब से अभी पीएसयू बैंक लेने की जगह पे, जब वो अपने आप को डाइल्यूट करे अपना कैपिटल बेस बनाने के लिए, उस समय निवेश करने के लिए देखना चाहिए। जी नीलेश सर, हमने ये देखा है पिछले एक साल में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छी रैली हमको देखने को मिली, और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने आउट परफॉर्म भी किया एज फार एज द म्यूचुअल फंड्स आर कंसर्न। लेकिन अभी भी हॉर्न लगी हुई है, लोग अभी भी लार्ज कैप्स में नहीं जाना चाहते, मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो पिछले एक साल में उन्होंने रिटर्न्स देखे हैं इस स्पेस में, वैसे ही रिटर्न्स उनको आने वाले साल में भी देखने को मिल पाएंगे। तो ऐसे निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? Is it a right strategy to get into mid cap and small cap space? तो आज की तारीख में कई माइक्रो कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशन मिड और लार्ज कैप से ऊपर है। नॉर्मली वो नीचे रहते हैं। तो ये जायज बनता है कि पिछले साल हमने जैसा स्मॉल मिड कैप का परफॉर्मेंस देखा, वो आने वाले साल को शायद नहीं देखने को मिले। उनके पी रेशो ऑलरेडी री रेट हो चुके हैं। अब अर्निंग्स को या प्रॉफिटेबिलिटी को आना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस वक्त अगर निवेशक स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में एसआईपी कर रहा है तो चलाते रहे। अगर वो 5-10 साल का व्यू लेके निवेश करना चाहता है तो वो एसटीपी कर सकता है। लेकिन उसके पोर्टफोलियो का पोजीशनिंग मार्जिनली ओवरवेट लार्ज कैप होना चाहिए, और मार्जिनली अंडरवेट स्मॉल एंड मिड कैप होना चाहिए। आपके रिस्क प्रोफाइल से ज्यादा अलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप में इस समय करना उचित नहीं लगता। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ लार्ज एंड लार्जर मिड कैप की फेवर में है आने वाले 12-18 महीनों में, ऐसा हमें लगता है। अगर हम एफआईआईज की गतिविधि देखें तो कुछ महीनों उन्होंने निवेश तो किया, लेकिन अब पिछले 2 महीने से वो पैसा फिर से निकाल रहे हैं। और अगर पैसा ऐसे ही निकलता रहा तो लगता है कि फिर जो हमारे डीआईआई से जो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक सपोर्ट कर पाएंगे? क्या हमारे पास इतना है, इतना ड्राई पाउडर है कि हम अपने बाजार को बचा पाए? तो अनडाउटेबली किंतु इस वक्त डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं डोमेस्टिक निवेशक की बात करूं, तो एज ए म्यूचुअल फंड मैनेजर पहले ये होता था कि जब मार्केट गिरती थी तो मैं लोगों के पास पहुंचता था, उन्हें ढाढ़स देता था, दिलासा देता था कि डरिए मत, मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहेगा। अब उल्टा हो गया है। जब मार्केट गिरती है वो लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि नीलेश भाई डरना मत,
हम लोग पैसा भेज रहे हैं बाजार में, अच्छे स्टॉक अच्छे भाव पे उठा लीजिए। नंबर टू, अगर आप देखें म्यूचुअल फंड पर से तकरीबन 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 5% हम कैश रखते हैं, जरूरत पड़े तो उसे आधा 1% तक लेके आ सकते हैं। तो मोटा मोटा 1 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड के पास कैश है जो वो मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास बैलेंस एडवांटेज फंड, असेट एलोकेशन फंड है, जो बढ़ती हुई मार्केट में बेचते हैं, गिरती हुई मार्केट में खरीदते हैं। उनके पास तकरीबन 75,000 से 1 लाख करोड़ का पैसा है, जो वो एट अ लोअर लेवल ऑफ मार्केट, लोअर लेवल ऑफ वैल्यूएशन मार्केट में लगा सकते हैं। प्लस अगर हम सोचे तकरीबन 16,000 करोड़ एसआईपी के फ्लोज आते हैं 3 महीने में, 50,000 करोड़ उनके पास से भी आ सकता है। सो म्यूचुअल फंड के पास 2 से 2.5 लाख करोड़ का एक रिसोर्स बेस है जो गिरती हुई मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से विदेशी निवेशक भी आज भारत पे उतना ही बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए जितना देसी निवेशक है। तो ये 2-2.5 लाख करोड़ का जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास रिसोर्स बेस है, वह मार्केट की वॉलेटिलिटी को कम कर देगा और एफपीआई की सेलिंग को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। सर, ऑयल प्राइसेस को लेके जो कंसर्न्स हमने रिसेंट पिछले कुछ हफ्ते में देखे हैं, कितना आप कंसर्न है उससे? और जो रुपी में हम वोलेटाइल मूव्स देख रहे हैं, रुपी की वीकनेस अगेंस्ट द डॉलर, हाउ कंसर्न आर यू अबाउट? भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और उस वजह से जब भी एनर्जी के ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं, हमें दो चिंता आती है। एक, सप्लाई मिलेगा कि नहीं, और दूसरा, क्या दाम देना पड़ेगा। हायर ऑयल प्राइसेस हमारी महंगाई को ऊपर कर सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ को कम कर सकते हैं, ट्रेड डिफिसिट को वाइडन करके रुपी के ऊपर प्रेशर ला सकते हैं। तो हमें ऑयल को अवेलेबिलिटी और प्राइस दोनों रूप में देखना चाहिए। आज जो ऑयल के दाम है उसमें कुछ हद तक जियोपॉलिटिकल टेंशन है इजराइल और हमास का, और जी। कुछ हद तक कार्टेलाइजेशन है सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच में। 2008 में भारत की इकोनॉमी ब्राजील और रशिया की इकोनॉमी के 1/3 बराबर थी। आज की तारीख में हम उनके बिल्कुल बराबर आ पहुंचे हैं। तो जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ी है, हमारा टॉलरेंस लेवल या पेइंग लेवल हायर ऑयल प्राइसेस को एब्जॉर्ब करने का भी बढ़ा है। मेरे हिसाब से कार्टेलाइजेशन इतना जरूर ध्यान रखेगा कि ऑयल के दाम उतने ऊपर नहीं पहुंचे कि लोग फिर ऑयल खरीदना ही छोड़ दे। तो बिटवीन जियोपॉलिटिक्स एंड कार्टेलाइजेशन मुझे लगता है कि ऑयल के दाम करंट लेवल के आसपास रहेंगे और भारत की इकोनॉमी में आज वो क्षमता है कि इस दाम को वो एब्जॉर्ब कर पाए। सर, आईटी सेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी आपसे। जो नतीजे अभी तक आए हैं क्वार्टर सेकंड के, ज्यादा अच्छे नहीं है। bit of disappointment as far as the guidance cut is concerned from the major IT companies. हालांकि मिड कैप कंपनीज बेटर परफॉर्म कर रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। आईटी सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनीज? क्योंकि तो इस वक्त आईटी पे कोई क्लियर व्यू इमर्ज नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी ने नतीजे एक्सपेक्टेशन से कम दिए। जिस कंपनीज ने नतीजे एक्सपेक्टेशन के अनुसार दिए उन्होंने गाइडेंस कम कर दिया। तो इस वक्त मुझे लगता है कि आईटी क्षेत्र में काफी अनसर्टेनिटी है। एक है कि सेल्स साइकिल आपकी बड़ी हो गई। पहले अगर 5-6 महीने में सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट होता था, आज वो उससे ज्यादा समय ले रहा है। दूसरा, इस साल आईटी बजट उतना खर्चा नहीं हुआ जितना लेट्स से पिछले साल हुआ था। अगर ऐसा ही माहौल नेक्स्ट 2-3 महीनों में रहा तो अगले साल का बजट आज से कम हो जाएगा, उसकी इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे पड़ेगी। सो हमें आईटी सेक्टर पे तब व्यू लेंगे जब कोई क्लैरिटी इमर्ज हो, कैसे ऑर्डर बुक बनेगी, किस तरह से वो इंडियन कंपनीज को फ्लो होगी। तब तक के लिए हम आईटी में थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहेंगे, बट कोई फर्म व्यू नहीं लेंगे। तब तक एलिवेटेड रहेंगे ये इंटरेस्ट लेवल्स? कुछ
आपने भी रिसर्च की होगी, आई मीन डू यू एक्सपेक्ट फेड टू स्टे एट दीज लेवल्स फॉर सम मोर टाइम? और हमारा आरबीआई जो अभी तक स्टेटस को मेंटेन किया है पिछले 3-4 पॉलिसीज में, उन्होंने, क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका जो इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्सल की हम बात कर रहे हैं उसमें और टाइम लगने वाला है? फेड मुझे वो हिंदी फिल्म की याद दिलाता है। अगर आप देखो पुराने जमाने में कई बार हीरो गाड़ी लेके दौड़ रहा है, पीछे विलन आ रहे हैं और वो पहाड़ की क्लिफ पे पहुंच जाता है और फिर जी। हीरो एक शार्प यू टर्न ले लेता है और वो खुद निकल जाता है, बाकी वाले खाई में गिर जाते हैं। फेड भी कुछ उसी तरह खेल रहा है। एक तरफ से उन्होंने ब्याज की दरें बहुत तेजी से बढ़ा दी। यूएस इतिहास में ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हाइक है। बट उन्होंने लिक्विडिटी उतनी कम नहीं की जितनी कम करनी चाहिए थी। फेड एक तरफ से लिक्विडिटी कम नहीं कर रहा, दूसरी तरफ से ब्याज की दरें बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? महंगाई को कम करने के लिए ब्याज की दरें बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी रखना जरूरी है। सो फेड एक बहुत ही डिफिकल्ट इक्विलिब्रियम कर रहा है। शॉर्टर एंड्स को ऊपर करके महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लिक्विडिटी देके लॉन्ग एंड को दबा के उम्मीद कर रहा है कि ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा घाटा ना हो। मेरे हिसाब से फेड रेट्स हायर फॉर लॉन्गर बोलता रहेगा, बट जैसा उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि अब महंगाई कंट्रोल में आ गई, अब नीचे आ गई, तब वो शार्प यू टर्न मार लेंगे। यूएस में आज की तारीख में डेट $33 ट्रिलियन से ज्यादा है और उनकी इंटरेस्ट पार्ट ऑफ द बजट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। तो यूएस फेड को एक बहुत डिफिकल्ट बैलेंसिंग करना है। मुझे लगता है कि वो दुनिया को ऐसे दिखाएंगे कि हम खाई में कूद रहे हैं, एन मौके पे यू टर्न मार लेंगे। जी, तो ऐसे में डॉलर इंडेक्स का क्या हाल होगा? डॉलर इंडेक्स को अगर देखें तो जब यूएस में ब्याज की दरें बढ़ रही तो काफी शार्पली ऊपर गया था, फिर इकोनॉमी जब खराब होने लगी तो जोर से नीचे आ गया, अब वापस यू टर्न मार रहा है बिकॉज ब्याज की दरें बहुत अट्रैक्टिव है। तो मेरे हिसाब से यूएस डॉलर की मूवमेंट काफी हद तक यूएस फेड कब तक ब्याज की दरों को अट्रैक्टिव रखता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। सो हाउ डज वन प्ले द कमोडिटी साइकिल सर? क्योंकि क्रूड भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। मेरे हिसाब से क्रूड में आपको सर्टेनिटी नहीं रहेगी, बिकॉज अगर कार्टेलाइजेशन टूट जाता है, अगर कार्टेलाइजेशन ब्रेक हो जाता है तो सप्लाई बढ़ेगा तो अपने आप क्रूड के दाम नीचे आ जाएंगे। दूसरी चीज है कि क्रूड में ग्लोबल ग्रोथ अगर स्लो हो रहा है जैसे कि उम्मीद है तो एक एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। मेरे हिसाब से इस वक्त सोने में निवेश करना देखना चाहिए। पहली केवियट यह है कि भारत में 18% टैक्स इंसिडेंस है। जो सोना आपको $100 में दुबई में मिलता है, वही सोना आज आप ₹118 में खरीदते हैं। तो एक रिमेंबर करिए कि 18% टैक्स इंसिडेंस है, कल को उठकर अगर टैक्स जीरो हो गया तो आप 18% लॉस करेंगे ऑन डे वन। सब्जेक्ट टू डेट रिस्क गोल्ड में निवेश करना चाहिए। काफी लोग सेंट्रल बैंक जिस तरह से पैसा प्रिंट कर रहे हैं उसके हिसाब से झिझक रहे हैं और वो लोग थोड़ा पैसा गोल्ड में निवेश करना पसंद करेंगे। नीलेश सर, बहुत सारे नए निवेशक हैं जो आपको बड़े अच्छे से सुनते हैं। अब हम ये प्रोग्राम जो है दिवाली स्पेशल का है, अगले 1 साल की बात कर रहे हैं। जो नए निवेशक और जो यंगस्टर्स हैं जो मार्केट में उतरना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स को मत फॉलो करना। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस को फॉलो करना। हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचाना। दूसरा, एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। सिमिलरली, जो पैसा आप हर महीने बचा रहे हैं उसे अगर सही तरीके से निवेश करेंगे तो सागर अपने आप बन जाएगा। तीसरी चीज, आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। दिवाली टू दिवाली अवधि पे निवेश नहीं करना चाहिए। इक्विटी में 5 से 10 साल का व्यू लेना चाहिए। फिक्स्ड इनकम में आप
थोड़े समय का व्यू भी ले सकते हैं, बट बी एन इन्वेस्टर, डोंट बी अ ट्रेडर। एंड फाइनली सारे डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए। सिमिलरली निवेश करते समय भी डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सारे असेट क्लास में निवेश करिए। अगर ये आप 4 चीज फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिक्योर्ड हो जाएगी। एक सवाल निवेशक का जरूर होता है, जो नए निवेशक बाजार में आते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जब डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं सर, इससे कैसे नेविगेट करना चाहिए? हाउ डू यू नेविगेट दीज मार्केट्स व्हेन द कंडीशंस आर डिफिकल्ट, लाइक देयर इज सेलिंग अक्रॉस द बोर्ड? तो मेरे हिसाब से हमें एक अच्छे बैट्समैन से सीखना चाहिए, वो कैसे यॉर्कर, बाउंसर और बीमर को टैकल करता है। कल विराट कोहली ने बहुत अद्भुत पारी खेली धर्मशाला में, क्या उनके लिए वो इजी पारी थी? जी बिल्कुल नहीं। बॉलिंग बहुत अच्छी थी, फील्डिंग तो उससे भी बढ़िया थी, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे कायम रहे। जब बहुत अच्छी बॉल आई तो उसे रिस्पेक्ट दी और अपनी विकेट बचाई। जब खराब बॉल आई तो रन बनाने की कोशिश की। तो सेम चीज मार्केट में एप्लीकेबल है। जब विकट समय आता है तो आप अपनी विकेट बचाते हैं, अपना कैपिटल बचाते हैं, और जब अच्छा समय आता है तब उस कैपिटल को बढ़ाने की, ग्रो करने की आप चेष्टा करते हैं। तो जैसे कल विराट कोहली ने बैटिंग की, बस बिल्कुल उसी तरह आपको निवेश करना है मार्केट में। ये सब बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। Pleasure speaking to you, sir. Thank you so much. चलो बाय गीतू। Thank you so much, sir. Bye. Have a great day, sir. टेक केयर।